हिमाचल विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। आपको बता दें कि 12 नवंबर का दिन तय किया गया। 12 नवंबर को हिमाचल में चुनाव के लिए वोटिंग की जाएगी। हिमाचल में एक ही चरण में, एक ही फेज में चुनाव हो जाएंगे। इसके साथ ही 8 दिसंबर को चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे, यानी रिजल्ट 8 दिसंबर को आ जाएगा। हिमाचल विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इसके बाद चुनाव की तारीख जो है वो घोषणा की गई। 12 नवंबर को हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के लिए वोटिंग होगी। हिमाचल में एक ही चरण में चुनाव होंगे और आपको बता दें कि 8 दिसंबर को हिमाचल चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। तो आज की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया और इसके साथ ही अब जो चुनावी सरगर्मियां हैं वो और तेज होती हुई नजर आएंगी। 8 दिसंबर को हिमाचल चुनाव के नतीजे आ जाएंगे, रिजल्ट की घोषणा हो जाएगी। हिमाचल विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और आपको बता दें कि 12 नवंबर को हिमाचल चुनाव के लिए वोटिंग होगी। हिमाचल में एक ही चरण में चुनाव होने हैं। 8 दिसंबर को हिमाचल चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। 8 दिसंबर को नतीजे आ जाएंगे। नतीजों के साथ ही स्पष्ट हो जाएगा कि प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी और पिछले लंबे वक्त से जिस तरीके से सियासी सरगर्मियां तेज हो रही थी उसका परिणाम क्या रहने वाला है, यह 8 दिसंबर को स्पष्ट हो जाएगा। आपको बता दें कि चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ है। 12 नवंबर को हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के लिए वोटिंग होगी। Date for the Gazette notification would be 17th October. The election would be in one phase. Last date for nomination would be 25th October, that is Tuesday. Date for scrutiny would be 27th. Last date for withdrawal would be 29th. And date of poll 12th November. And date of counting 8th December. And the entire process is completed by 10th of December. So again, through you with the appeal to all the voters on behalf of all of us to come and vote in the state of Himachal. चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल बज गया है और आपको बता दें कि 12 नवंबर को चुनाव के लिए वोटिंग होगी। विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग का दिन 12 नवंबर का और उसके करीब एक महीने बाद यानी 8 दिसंबर को हिमाचल चुनाव के नतीजों की घोषणा की जाएगी। यानी चुनाव का रिजल्ट क्या है ये 8 दिसंबर को पता चल जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिमाचल विधानसभा चुनाव से जुड़ी है बड़ी जानकारी। 12 नवंबर को हिमाचल चुनाव के लिए वोटिंग का दिन तय किया गया और इसके साथ ही आपको बता दें कि 8 दिसंबर को चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। चुनाव का जो रिजल्ट है वो 8 दिसंबर को सामने होगा। हिमाचल प्रदेश में पिछले लंबे समय से इस बात को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो रही हैं कि किस तरीके से चुनाव नज़दीक हैं और तारीखों के इंतज़ार में अभी तक तमाम बयान भी आपने सुने और अब तारीख का ऐलान हो चुका है, जिसके बाद अब हिमाचल प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी ये स्पष्ट होने में कुछ ही दिनों का वक्त बाकी रह गया है। 8 दिसंबर को स्पष्ट हो जाएगा कि प्रदेश में किसकी सरकार है, देवभूमि ने किसे चुना है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि अक्सर हिमाचल प्रदेश में सरकार बदलने का दौर रहा है, लेकिन इस बार जिस तरीके से बार बार रैलियां हो रही हैं और प्रदेश में सियासी सरगर्मियां हो रही हैं, उसमें दावा भी किया जा रहा है कि इस बार प्रदेश की जनता का मूड क्या होगा, क्या रिवाज को बदला जाएगा या फिर जो रिवाज है वो कायम रहेगा। ये सभी पार्टियों के सामने सवाल है। चलिए, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी खबर पर और ज्यादा चर्चा के लिए। हमारे सहयोगी एसोसिएट एडिटर राज ठाकुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उसके साथ ही विनय हमारे सहयोगी हमारे साथ और ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण जी, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। अभी तक जो सियासी हलचल थी वो आगे किस तरीके से बदलने वाली है और अभी के लिए अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले चुनौती क्या मान रहे हैं जो इस वक्त सरकार के सामने होगी? देखिए शारदा, मैं आगे बढ़ूं लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर, एक ब्रेकिंग खबर आपको बता देता हूं। और वो सबसे बड़ी खबर है क्या कि हिमाचल प्रदेश में चुनावों की तिथि का ऐलान तो चुनाव आयोग ने कर दिया, केंद्रीय चुनाव आयोग की तरफ से हो गया, लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट कब से लागू होगा? 6:30 बजे के करीब राज्य चुनाव आयोग की तरफ से यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है
और माना ये जा रहा है उसमें ये साफ किया जाएगा। और उसकी वजह मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि दिल्ली में जब इस बात का ऐलान किया गया तो ये बात कही गई कि 17 अक्टूबर को गजट नोटिफिकेशन होगा। अमूमन होता क्या है कि चुनाव तिथि का ऐलान, चुनाव के जो शेड्यूल है उसका जब ऐलान होता है तभी से कोड ऑफ कंडक्ट को मान लिया जाता है। लेकिन ये जो गजट 17 तारीख को गजट नोटिफिकेशन की बात कही गई है, क्या 17 तारीख के बाद जो है इसका ऐलान होगा? ये साफ होगा 6:30 बजे जो हिमाचल प्रदेश में अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर राज्य चुनाव आयोग करेगा। और इसका इंतजार मेरे ख्याल से हिमाचल के सभी लोग भी कर रहे होंगे। और उसकी वजह एक हमारे को नजर आती है, 15 तारीख को अमित शाह गृह मंत्री हिमाचल में आ रहे हैं, तो ये तस्वीर क्या होगी ये हमें देखना होगा। जहां तक हिमाचल प्रदेश के चुनावों की बात है, हिमाचल प्रदेश के अंदर राजनीतिक दलों की धमक की बात है, तो सबसे बड़ा सवाल टिकटों के आवंटन को लेकर है। और उसमें हमने देखा है इन बीते 2 महीनों के भीतर एक कश्मकश में कांग्रेस कहीं उलझी रही। और कांग्रेस जिस बात से इनकार कर रही है वो बार बार ये कह रही है कि हम एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन टिकट को लेकर अंदर खाते इस तरह की सूचनाएं बराबर आती रही हैं कि अपने कुछ खास चेहरों को टिकट दिलाने के लिए मशक्कत करते कांग्रेस के दिग्गज नेता जो है, जिनको ये उम्मीद है कि मुख्यमंत्री के चेहरे की कुर्सी इन ज्यादा से ज्यादा नेताओं के हमारे साथ रहने से आएगी, उनकी चुनावी मशक्कत दिखाई दे रही है। और यही गफलत जो है कांग्रेस की पहली लिस्ट उसको आने नहीं दिया, तो ये तस्वीर उसकी दिखाई देती है। दूसरी तरफ भाजपा है, भाजपा के तमाम सर्वे इसको लेकर हुए हैं। ठीक है अरुण, बने रहे हमारे साथ। इस वक्त कांग्रेस नेता आशा कुमारी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी है। आशा जी, स्वागत है आपका सूर्य समाचार पर। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे, पार्टी की किस तरह की तैयारी और कौन से ऐसे काम है जिस पर सबसे पहले अब पार्टी की जो फोकस रहने वाला है, जिस पर काम किया जाना है? देखिए, चुनाव आयोग के हम धन्यवादी हैं कि देर आए दुरुस्त आए और इन्होंने एट लास्ट जो है तारीखों का ऐलान कर दिया। 12 नवंबर को पोलिंग हो रही है और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है। हम तो बड़े दिनों से कह रहे हैं कि चुनाव की तारीख जो है वो जल्दी आ जानी चाहिए जी। जहाँ तक मुद्दों का प्रश्न है, 2 तरह के मुद्दे हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी की जो निकम्मी सरकार है, इतनी निकम्मी सरकार हिमाचल प्रदेश में आज तक कोई नहीं रही जितनी जयराम ठाकुर जी की सरकार रही है। और एक जो सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है वो है महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के। जहाँ तक प्रश्न उठता है कांग्रेस की अपनी नीतियों का, तो हमने पहले ही कह दिया है, हमारे जो गारंटी हमने दी है कि बनते साथ ही 10 दिन के अंदर पुरानी पेंशन योजना जो है वो लागू कर दी जाएगी। 30 यूनिट बिजली जो है वो हम मुफ्त देंगे। इसके अलावा महिलाओं के लिए कुछ हमने रखा है, बागवानों के लिए, इसी क्षेत्र में हर क्षेत्र के लिए हमारा जो कार्यक्रम है वो बिल्कुल क्लियर है। आशा जी, आपका कहना है कि महंगाई और बेरोजगारी आपकी पार्टी की तरफ से मुद्दा रहेगा। हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि पार्टी में गुटबाजी को लेकर खबरें सामने आती रहती है कांग्रेस में, क्या ये तय किया गया है कि कांग्रेस का चेहरा कौन होगा प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के लिए? हिमाचल प्रदेश में एक ही गुट है, सोनिया गांधी का गुट, और कोई गुट नहीं है हिमाचल प्रदेश में। कौन सी गुटबाजी, कैसी गुटबाजी? गुटबाजी तो भारतीय जनता पार्टी में है। नड्डा जी का गुट अलग, जयराम ठाकुर जी का गुट अलग, अनुराग ठाकुर जी का गुट अलग, और उसके अलावा छोटे छोटे ग्रुप तो कितने ही हैं। भारतीय जनता पार्टी गुटों में, टुकड़ों में बटी हुई है। कांग्रेस पार्टी एकजुट है, कोई प्रश्न ही नहीं है कि चेहरे का क्या प्रश्न है। विधायक जब जीत के आएंगे आपस में फैसला कर लेंगे हाईकमांड के साथ मिलके। जिसको यानी अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा पार्टी का? मुख्यमंत्री का चेहरा वो होगा जो विधायक फैसला करेंगे हाईकमांड के साथ बैठ के। चलिए, बेहतर बात है। आशा जी, हमारे ब्यूरो चीफ है अरुण हुनियाल जी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए, लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे हम चाहेंगे वो कुछ सवाल आपसे करना चाह रहे हैं। अरुण जी। आशा जी, पहले तो सूर्य समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद अरुण जी, आपको मुबारक है चैनल की। आशा जी, एक सवाल, क्योंकि आप लगातार एक बात कह रहे हैं गुटबाजी कांग्रेस में नहीं भाजपा में है, लेकिन टिकटों का लिस्ट जो है आपकी लगातार बीते 1 महीने से हम सुन रहे हैं, पहली लिस्ट जो है वो चंद रोज के अंदर आ जाएगी, टिकटें नहीं आई। दूसरा सवाल मेरा इसी के साथ जुड़ा हुआ ये है,
अगर कांग्रेस की गुटबाजी नहीं है, कांग्रेस के बड़े चेहरों में नाराजगी नहीं है, तो हर्ष महाजन जैसे चेहरे कांग्रेस को छोड़ क्यों रहे हैं? आखिर कांग्रेस के ऊपर कांग्रेस के ही बड़े चेहरों का विश्वास क्यों नहीं है? ये पार्टी छोड़ने का काम कांग्रेस में आखिर क्यों हो रहा है आशा जी? जो गए हैं वो ईडी, सीबीआई, आईटी, उनके डर से जो जाते हैं उनके बारे में मैं चर्चा नहीं करना चाहती। जो पार्टी को 15 साल से सिर्फ नीचा लगाने में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई है, उनकी चर्चा मैं करना नहीं चाहती। जो पार्टी के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है वो पार्टी को कभी भी जो है समय आने पे धोखा नहीं देता। ये तो जिस पार्टी में गए हैं वो उनको देखना होगा आगे कि इनको कहाँ पे वो करना होता है। और जहाँ तक आपने लिस्टों की बात की, कांग्रेस की लिस्ट की क्यों चर्चा कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की कौन सी लिस्ट आई है? भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों जो है खफा होकर के बैठे हैं? रविंद्र रवि क्यों खफा होकर के बैठे हैं? ज्वाला जी क्यों खफा होकर के बैठे हैं? भाजपा ने तो तय कर दिया, भाजपा ने तो तमाम सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर दिया। हमें भी सर्वे की रिपोर्ट पे, हम क्या किसी और रिपोर्ट पे भाजपा तो पहले से इस बात को जाहिर करती आई है कि आपका सर्वे बिल्कुल आधारित लगता है। आपको लगता है कि ये हवाई सर्वे के ऊपर कांग्रेस बात कर रही है या भाजपा की तरह तमाम? भाजपा जो है वो हवाई सर्वे पे बात कर रही है, कांग्रेस जो हमेशा जो है तथ्यों पे बात करती है। सिर्फ एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ, रोजगार की बात की, आज 2 गारंटियां खुद प्रियंका गांधी ने भी हिमाचल प्रदेश का जब उन्होंने जनसभा को संबोधित किया तो वहां मंच से ऐलान किया। उन्होंने कहा सरकार बनते ही 1 लाख लोगों को रोजगार, 2 लाख यहाँ पर 2 लाख लोगों के करीब जो है यहाँ पर रोजगार है। लेकिन नीति आयोग, आशा कुमारी जी आप जानती हैं, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अगर हिमाचल प्रदेश के बजट के केंद्र की वित्तीय मदद का हिस्सा मिलना है तो उसके ऊपर नीति आयोग का एक बिल्कुल बार सामने नजर आता है, जहां ये कहा जाता है कि आपका पहले से ही ये जो कर्मचारियों का तबका है वो बहुत बड़ा, इसको घटाने की जरूरत है, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। ऐसे में 1 लाख लोगों का रोजगार का वादा कर दिया जाना आपको लगता है तर्कसंगत है? बिल्कुल तर्कसंगत है। बेहतर वित्तीय प्रबंध से ये जो हमने वादा किया है इसको पूरा किया जाएगा। नीति आयोग को क्या कहेंगे आप? आखिर नीति आयोग को देखिए, आप पुरानी नेता हैं, आप मंत्री रही हैं, एक बड़ा चेहरा कांग्रेस का है, लेकिन नीति आयोग के साथ सामंजस्य कैसे बनेगा? केंद्र से आर्थिक वित्तीय मदद, ये जो पैकेज मांगने की बात करते हैं वो किस तरह से पॉसिबल हो पाएगी आशा जी? तो आप मुझे ये बताइए कि इन 5 सालों में डबल इंजन सरकार ने कौन सा पैकेज लिया? तब नीति आयोग क्या कुछ और कर रही थी? ये हमारी सरकार जब बनेगी हम बेहतर वित्तीय प्रबंध से खुद प्रबंध करेंगे, जो जिन स्कीमों को हम गारंटी दे रहे हैं इनको पूरा करने का। नीति आयोग की अगर बात होती तो ये डबल इंजन की सरकार इन्होंने क्यों कुछ नहीं किया? इन्होंने क्यों बेरोजगारी के कुएं में जो है हमारे हिमाचल के युवाओं को धकेल दिया? अच्छा, कांग्रेस क्या फ्रीबीज बांटने का काम कर रही है? 1500 रुपए आपने कहा कि महिलाओं को दे दिए जाएंगे, 300 यूनिट बिजली दे दी जाएगी। ये फ्रीबीज के ऊपर देश के अंदर बड़ी चर्चा रही है, श्रीलंका का उदाहरण हमारे सामने रहा है। आशा जी आपको लगता है ये फ्रीबीज घातक है? और कांग्रेस अगर इसका ऐलान कर रही है वो बजट कहाँ करेगी? 70,000 करोड़ आप खुद कह रही हैं, हिमाचल प्रदेश का तो कर्ज बढ़ गया है, ये और बढ़ता कर्ज की तस्वीर तो नहीं है सामने? बिल्कुल नहीं। आप चिंता क्यों करते हैं? बेहतर वित्तीय प्रबंध से किया जाएगा। चिंता हम तो नहीं कर रहे, लेकिन हिमाचल की जनता जिस तरह से राजनीतिक दलों के बोझ को सह रही है वहां ये चिंता जरूर दिखाई देती है आशा जी। हमें उम्मीद है कि ऐलान के बाद कांग्रेस अपनी बातों को, अपने वादों को जरूर जमीन पर उतारती नजर आएगी, लेकिन भाजपा भी इसी दावे के साथ बिन मांगे हमें सब कुछ दिया जा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत कुछ दिया है, भाजपा इससे आगे बढ़ रही है। अरुण जी, धन्यवाद आशा जी। लगता है शायद टूट गया है, या यूं कहीं कि कई बार जब सवाल तीखे हो जाते हैं तो वो भी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि कई सवाल आपने भी पूछे और मैं भी हिमाचल को और बेहतर तरीके से समझना और समझाना चाहूं तो उस पर और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राज के पास चल रहे हैं। राज, अभी सबसे पहले हिमाचल में चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही जो सरगर्मी आप बढ़ते हुए देख रहे हैं वो क्या होंगी?
देखिए, हर कोई ये बताना चाह रहा है कि उन्होंने कितना काम किया और विपक्ष ये बताना चाह रहा है कि क्या काम नहीं किए गए, और उसका एक उदाहरण अभी अभी हमने देखा जब सवाल जवाब हो रहे थे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। सबसे अहम ये कि कौन सी पार्टी इस फहरिस्त में आगे निकल सकती है। वो पार्टी यहाँ पर आगे निकलेगी जो एक साथ एक मंच पर आकर इन चुनावों को लड़ती हुई नजर आएगी। क्योंकि हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में अगर बहुत से ऐसे बड़े चेहरे हैं जो सीएम पद की दावेदारी में हो सकते हैं, तो क्या वो एक दूसरे के लिए ही कहीं मुश्किलें तो पैदा नहीं करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब टिकटों का बंटवारा होगा, टिकटें दी जाएगी, तो उस वक्त आपस में तालमेल कैसा रहता है। ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं है, बीजेपी के लिए भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस के कुछ ऐसे नेताओं को तोड़ पाने में कामयाब रही है जो कांग्रेस पार्टी के लिए स्तंभ कहे जाते रहे हैं। अब ऐसे में बीजेपी क्या जो उनके पास 44 सीटें थी उन्हें बचा पाएगी, क्या वो सत्ता पर अपने बल पर कायम हो पाएगी, या फिर कांग्रेस पार्टी, या फिर हम कहें जो ट्रेंड रहता है वो यहां पर रहेगा। लेकिन अब जो 28 दिन बचे हैं, इन 28 दिनों में पूरा दमखम लगाने वाले हैं जो पार्टी के लोग हैं, और जो जब लिस्ट पूरे तरीके से बाहर होगी दोनों पार्टियों की, तो जो कैंडिडेट्स होंगे वो भी पूरे तरीके से जोर लगाएंगे। और जब आप विधानसभाओं पर जाएंगे, जब आप उन हलकों में जाएंगे जहां पर काम हुआ है, जहां पर काम नहीं हुआ है, जो लोगों से फीडबैक मिलेगा वो बहुत ज़्यादा अहम यहां पर रहने वाला है। और सूर्य समाचार की टीम भी ये कोशिश करेगी कि हम ज़मीनी स्तर पर उतरें, लोगों के बीच जाएं, उनसे बातचीत करें, उनकी बात सुने और अपने दर्शकों तक भी पहुंचाएं। क्योंकि जनता क्या सोचती है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, जब आप कह सकते हैं कि नेक टू नेक कंपटीशन कांग्रेस और बीजेपी में, और इस मोमेंट पर जब 28 दिन सिर्फ बचे हैं चुनावों के लिए, तो लोग क्या सोच रहे हैं और किस दिशा में वो जाने वाले हैं, ये बहुत अहम। शारदा, बिल्कुल, और इस टॉपिक पर हम बात करेंगे अरुण जी से, लेकिन एक अपडेट विनय आपसे ले लेती हूं, क्योंकि दिल्ली में जब चुनावी हलचल होती है वो भी हमने देखी, लगातार बैठकों का दौर कांग्रेस की तरफ से दिल्ली में हुआ, लेकिन नतीजा अभी तक कुछ निकलता हुआ नजर नहीं आया था। सिचुएशन क्या देख रहे हैं सभी पार्टियों की और चुनावी तैयारियों की? देखिए, चुनावी तैयारियों की बात करूं तो खबर आ रही है, पता चला है कि कल दिल्ली में कांग्रेस चुनाव समिति की एक बैठक होने की संभावना है, जिसमें कि इससे पहले जो चुनाव समिति की बैठक हुई थी उसमें 46 नामों पे फाइनल हुए थे। अब जो बाकी बचे नाम है उसको कल कांग्रेस फाइनल कर सकती है, और कल के बाद कभी भी कांग्रेस हिमाचल के अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर सकती है। तो कांग्रेस की जो कल बैठक है वो काफी अहम है। इसके बाद अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी शुरू से ही कह रही है कि वो चुनाव के लिए सदैव तैयार रहते हैं। तो बीजेपी की बातों से साफ जाहिर है कि चुनाव की तैयारियां उनकी पूरी है। जो अभी सिटिंग एमएलए हैं 44, उसमें से कितने रिपीट होते हैं, कितने नहीं होते हैं, कितने नए चेहरों को मौका मिलता है, ये तो जब लिस्ट आएगी बीजेपी की तब पता चलेगी। और वहीं चूंकि आम आदमी पार्टी, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, सभी का मुख्यालय दिल्ली में है, सभी की राजनीति दिल्ली से चलती है। आम आदमी पार्टी भी इस बार दम भर रही है, हिमाचल में कुछ उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर चुकी है, और बाकी लिस्ट भी आम आदमी पार्टी जल्द जारी कर सकती है। तो तीनों पार्टियों के मुख्यालय दिल्ली में है और तीनों की हलचल तेज है। कल से ये हलचल और ज्यादा तेज देखने को मिलेगी, क्योंकि सभी पार्टियों को अपने उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल करनी है, ताकि वो उम्मीदवार जनता के बीच में जाके अपना चुनाव प्रचार कर सके, वोट मांग सके। क्योंकि उतना समय नहीं है, क्योंकि लगातार ये माना जा रहा था कि समय चुनाव आयोग की तरफ से ज्यादा मिलेगा, लेकिन जो तारीख है 12 नवंबर की, उसमें एक महीने से भी कम का समय है 12 नवंबर की तारीख का आने को। ऐसे में समय कम है पार्टियों के पास अपने प्रचार के लेके, उम्मीदवारों को समय कम है अपने प्रचार को लेके। तो जल्दी ही सारी पार्टियों को कोई निर्णय लेना होगा। उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल करने के साथ साथ सबको समय चाहिए। अब कितनी रैलियां कौन सी पार्टी करती है, कौन कौन से पार्टी के स्टार प्रचारक हिमाचल पहुंचते हैं, ये भी एक बड़ी कवायद होती है सभी पार्टियों की। तो इसमें जाहिर तौर पर बात है कि बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं वो तो चुनाव प्रचार में रहेंगे ही, साथ ही साथ कई बार देखने को मिला है कि अन्य राज्यों के मंत्रियों की, विधायकों की ड्यूटी भी दूसरे राज्यों में लगाई जाती है। तो इस बार भी बीजेपी और कांग्रेस के कई ऐसे चेहरे जो दूसरे राज्यों में विधायक या मंत्री हैं, वो भी हिमाचल में आपको वोट मांगते दिखाई दे सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक है, विनय बने रहे हमारे साथ। अरुण, क्योंकि जब हम बात कर रहे थे सूर्य समाचार की क्या कोशिश होगी, और क्योंकि अब चुनाव का वक्त इतना करीब रह गया है, सिर्फ 1 महीने का वक्त हम कह सकते हैं सीधे तौर पर, उस लिहाज से सूर्य समाचार की प्राथमिकता क्या रहेगी, लोगों के बीच कैसे पहुंचा जाएगा? सबसे पहले तो इस सवाल पर हम चर्चा चाहेंगे। देखिए शारदा, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यही है, लगातार जब हमने चैनल की शुरुआत की थी तो हमने कहा था लोगों की आवाज बनने की कोशिश करेंगे। अब जनता की अदालत में जब नेता जा रहे हैं, दावे और वायदे हमें जरूर दिखाई देंगे शारदा, लेकिन जनता की उम्मीदें बिल्कुल विपरीत दिखाई दे सकती है। फर्क पड़ेगा, पहले मैं आपको ये समझा दूं, फर्क किस किस पर पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश के अंदर रिवाज बदलेगा या नहीं बदलेगा, 8 दिसंबर ये तय कर देगा। क्या कांग्रेस जिस बदलाव की बात कर रही है
बगैर वीरभद्र सिंह के क्या कांग्रेस अपनी ताकत को बचाने में कामयाब रहती है? ये फर्क 8 दिसंबर के बाद हमारे को दिखाई देगा। कांग्रेस के भीतर की लड़ाई ज्यादा बड़ी है या भाजपा में कांग्रेस से छिटक कर आने वाले नेताओं का जो गुस्सा भाजपा के नेताओं का अंदरूनी तौर पर बन गया है, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं भाजपा को भुगतना पड़ेगा। ये हमें आगे दिखाई दे सकता है। वादे भाजपा की तरफ से क्या है? डबल इंजन के विकास के मॉडल के साथ हम हिमाचल प्रदेश के चुनावों में उतरेंगे। कांग्रेस कह रही है फिजूल खर्ची, ये इतना बड़ा 70,000 करोड़ रुपए का कर्ज, बेरोजगारों की एक बढ़ती फौज जिसको लेकर कुछ नहीं किया जा रहा, ओल्ड पेंशन बहाली के लिए 2 महीने तक मिला तक नहीं जा रहा। अरुण, लेकिन इसमें एक सवाल जैसा कि आपने भी आशा कुमारी जी से पूछा कि एक तरफ महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा उठाया जा रहा है, दूसरी तरफ फ्री में चीजें बांटने की जो रिवाज शुरू की जा रही है, उस पर अपने आप में ये विरोधाभास नहीं लगता? देखिए बिल्कुल, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, जब आपने ये हमसे सवाल किया कि सूर्य समाचार की भूमिका क्या रहने वाली है, देखिए सूर्य समाचार की भूमिका यही रहने वाली है, क्योंकि हमको ये जरूर मालूम है कि किसी के लिए आसान नहीं है दावा कर देना, वादा कर देना, रोजगार 1 लाख दे देना। लेकिन हिमाचल प्रदेश में अगर केंद्र के नीति आयोग के हम कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने की कोशिश करेंगे, इसको बराबर माना जाता है। आज के दौर में भी ये देखा जाता है कि हिमाचल को जब तक केंद्र की बैसाखियों का सहारा नहीं मिलता आर्थिक मदद का, तब तक हिमाचल में यहाँ पर तनख्वाह तक देना मुश्किल हो जाता है। यानी हिमाचल प्रदेश के 70% जो बजट हिमाचल प्रदेश का होता है, जिसमें केंद्र के वित्तीय मदद का एक बहुत बड़ा सहारा जो है वो हिमाचल प्रदेश को मिलता है, यहाँ तनख्वाहें तक बांटनी मुश्किल हो जाती हैं। वेतन, पेंशन और ये जो हमारे लोन लिए गए हैं उनके ऋण को वापसी, और ये जो इतना बड़ा कर्ज का बोझ है उसकी वापसी, इस पे ही 70% का चले जाना लगभग 80% तक का ये आंकड़ा छू ले लेता है। सिर्फ 20% विकास के लिए बचता है, छू ले लेता है, सिर्फ 20% विकास के लिए बचता है। तो ऐसे में सूर्य समाचार ये तमाम दोनों राजनीतिक दलों से यही सवाल खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। हमने बरसात के मौसम में हिमाचल के दरकते पहाड़ की तस्वीर देखी है, और ऐसे दरकते पहाड़ का सिलसिला यहाँ जिस तरीके से एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में सड़कों का निर्माण है, मौत का ग्राफ बनते हमने उसको देखा है। हम उन सवालों की बात इन राजनीतिक दलों के सामने रखना जरूर चाहेंगे। हिमाचल प्रदेश के सेब बागवानी 5,000 करोड़ रुपए की अर्थरचना पैदा करता है, लेकिन बूढ़े हो चुके 70 के दशक पुराने ये जो बूढ़े हो चुके हैं, उनके पास चुनौतियां ये जो विदेशों से आने वाले सेब की है। 100% यहां पर जिसको है इंपोर्ट ड्यूटी लगाने की ये बात करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर आज तक पैदा नहीं हुआ। कांग्रेस सवाल जरूर उठा सकती है, लेकिन उसके मौके पर भी हिमाचल प्रदेश के बागवानों को एक अच्छे बाजार का इंफ्रास्ट्रक्चर का नहीं मिल पाना, हिमाचल प्रदेश में मौजूदा जयराम सरकार के बागवानी मंत्री का सेब के बागवानों से दूर रहना, ये तमाम इस तरह के सवाल होंगे जिन सवालों के ऊपर सूर्य समाचार जरूर बात करेगा। कर्मचारियों, महिलाओं, तमाम तरह के ये सवाल और वोट बैंक हो सकते हैं, लेकिन हमारी नजर में ये वोट बैंक नहीं, ये हिमाचल प्रदेश के पहाड़ की पीड़ा की आवाज बनकर जरूर सामने आने चाहिए। ये कोशिश हमारी रहेगी। बिल्कुल, और इस कोशिश को हम टेलीविजन स्क्रीन पर जल्द से जल्द दिखाएंगे, ये तो हमारा भी वादा है। राज, आपसे समझना ही चाहेंगे, जो चुनावी समीकरण इस बार आपको बदलते हुए नजर आ रहे हैं आम आदमी पार्टी की एंट्री से, वो कैसे? देखिए, आम आदमी पार्टी जिसका जिक्र पूरे देश में हुआ, जब थंपिंग मेजॉरिटी के साथ पंजाब में वो जीती, तो हर किसी ने ये कहा कि अब इसका असर आने वाले चुनावों पर पड़ेगा। और आने वाले चुनाव कौन से? हिमाचल प्रदेश और गुजरात। अब हिमाचल प्रदेश की तस्वीर को आप समझिए कि हिमाचल प्रदेश में जो हमेशा से मुकाबला रहा है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में रहा है, और आम आदमी पार्टी की अगर आप ग्राउंड वर्क की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा होता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई देता। जो पंजाब के चुनाव हुए उनका सीधा असर आपको हिंदी बेल्ट पर पड़ता हुआ दिखे, तो उसका सीधा एग्जाम्पल आपके पास दिल्ली है कि दिल्ली में कैसे केजरीवाल की सरकार 2 बार बनती है, लेकिन हरियाणा पर उसका बिल्कुल असर नहीं पड़ता। कुछ वैसा ही जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये मानते हैं कि पंजाब का असर हिमाचल पर नहीं पड़ सकता। तो अब की बार भी आप कह सकते हैं कि जो सीधा मुकाबला है वो बीजेपी बनाम कांग्रेस ही रहने वाला है, और आम आदमी पार्टी अगर वोट गेन करती भी है तो फिर वो वोट गेन किसे नुकसान पहुंचा सकता है? जो अभी के लिहाज से लगता है वो ये दिखता है कि कांग्रेस पार्टी को डेंट
डेंट हो सकता है अगर आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट है कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट निकलता है और वो अगर आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ता है तो कांग्रेस पार्टी के लिए वो डेंट हो सकता है। लेकिन वो डेंट बीजेपी के लिए भी हो सकता है अगर कोई कैंडिडेट जो बहुत वक्त से बीजेपी के साथ है उन्हें टिकट नहीं मिलता। टिकट आवंटन बहुत जरूरी है इस वक्त कि वो टिकट आवंटन क्या रहता है, क्योंकि टिकट आवंटन के बाद आप अमूमन देखते हो कि बहुत से जो नेता है वो इधर उधर जाने लगते हैं। अब वो कांग्रेस के ज्यादा होंगे या बीजेपी के ज्यादा होंगे, तो अगर वो जिस भी पार्टी के ज्यादा होंगे उन्हें डेंट यहां से पड़ता हुआ दिख सकता है। कुछ असर तो कम से कम वो डालेगा अगर वो आम आदमी पार्टी में जाते हैं। और आम आदमी पार्टी को लाजमी तौर पर चेहरों की आवश्यकता, जो चेहरे उन्हें स्ट्रेंथन कर पाए हिमाचल प्रदेश में, और उसी के लिए हम बार बार कह रहे हैं कि जब 68 सीटों पर टिकटों का बंटवारा दोनों पार्टियों में हो जाएगा उसके बाद आम आदमी पार्टी के लिए एक नई किरण उभर कर सामने आ सकती है। जी बिल्कुल राज, और इसके अलावा एक और मुद्दा ये भी है जो आपसे समझना चाहेंगे कि सभी पार्टियों के सामने अलग अलग चुनौतियां हैं। अगर हम अलग अलग पार्टियों के हिसाब से तय करें कि मुद्दे उठाने में क्या नाकामयाबी हो रही है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा पूरे देश में उठाया जा रहा है। हिमाचल की नब्ज को पहचानने में क्या कमी रह रही है, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा मुझे लगता है अभी जब सेब व्यापारियों को लेकर, सेब के जो बागवान हैं उन्हें लेकर अभी इतना ज्यादा बड़ा मुद्दा बना, उसका जिक्र तक नहीं होता हुआ नजर आता। देखिए इसका सीधा एग्जाम्पल मैं तो ये देना चाहूँगा कि जब तेल के दाम बढ़े, जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े, तो उस वक्त क्यों इस मुद्दे को इतना बड़ा कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई। वहीं आप दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो ये वही हिंदुस्तान जहां पर प्याज के बढ़े हुए दामों को लेकर सरकारें गिर जाया करती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये मानना होगा कि इस बात को नहीं भुना पाई। जब तेल के दाम 100 के पार गए तो उस वक्त क्या आप ऐसा आंदोलन कर पाने में नाकामयाब रहे जो सरकार को बैकफुट पर लेकर जाता? तो उसका जवाब लाजमी तौर पर यह रहेगा कि आप ईडी की रेड से विचलित हुई कांग्रेस आला कमान के लिए तो खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब जनता से जुड़े मुद्दे रहते हैं तो आप एकजुट होकर उसका विरोध कर पाने में कामयाब नहीं होते। अगर हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि आप विरोध करने की कोशिश जरूर करते हैं लेकिन उसे मुकाम तक नहीं पहुंचा पाते। और ये कांग्रेस पार्टी की जो कमी है, अगर इससे वो ओवरकम हिमाचल प्रदेश में भी कम से कम मुद्दों को लेकर कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं उनके लिए तस्वीर बदलती हुई नजर आएगी। हालांकि उपचुनाव का जिक्र मैं यहां एक मर्तबा फिर करना चाहूंगा। जो उपचुनाव हिमाचल प्रदेश में हुए थे वहां पर कांग्रेस पार्टी सभी सीटों पर जीती थी, 3 विधानसभा सीटें और 1 लोकसभा की सीट, लेकिन तब से लेकर अब तक बहुत कुछ बदला हुआ नजर आता है। और वो एनालिसिस यही कहते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी 4 कदम आगे दिख रही थी, अब आप इसे ऐसे ले लें कि कांग्रेस पार्टी 4 कदम पीछे आ गई है या फिर भाजपा 4 कदम आगे चली गई है। नेक टू नेक कंपटीशन वापस हो चुका है। ठीक है, इन समीकरणों को भी समझेंगे, लेकिन विनय, क्योंकि तमाम बातें हैं सभी पार्टियों की दिल्ली में भी तय होती हैं, और जैसा कि अभी आशा कुमारी जी हमसे बातचीत में बता रही थी कि उनकी पार्टी का चेहरा सोनिया गांधी है, तो ऐसे में दिल्ली से जो चुनावी राजनीति बदल रही है उसे किस तरीके से देख रहे हैं सभी पार्टियों के लिए, क्योंकि बीजेपी की धड़ाधड़ वहां पर बैठकें होती हैं और उसके बाद रैलियों का दौर चलता है, लेकिन बाकी पार्टियों की किस तरीके से शुरुआत देख रहे हैं या किस तरीके से अड़चन देख रहे हैं? देखिए, दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में कल बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ही बैठक है। हिमाचल के मुद्दे में कल दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस दोनों बैठक ले रहे हैं, क्योंकि जैसे ही हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो तारीखें हैं उनका ऐलान हो गया है और कल से चुनावी माहौल देखने को मिलेगा, तो वैसा ही हो रहा है। कल दिल्ली में कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक बैठक बुला रहे हैं अपने अपने मुख्यालय में, और हिमाचल को लेकर ये बैठकें हैं। इन बैठकों में क्या होगा ये कल पता चलेगा, लेकिन जैसे ही तारीखों का ऐलान हुआ उसके बाद हलचल तेज हो गई है। तमाम राजनीतिक पार्टियां, अब चूंकि टिकटों का आवंटन किसी भी पार्टी के लिए सबसे बड़ी एक ये कह सकते हैं कि चैलेंज होता है, क्योंकि ऐसा टिकट आवंटन करना होता है पार्टियों को कि जिससे कि किसी को टिकट ना मिले वो नाराज भी ना हो, बगावत भी ना करे। क्योंकि देखने को मिलता है कि जब राजनीतिक पार्टियां टिकटों का ऐलान करती हैं, अपने अपने उम्मीदवार उतारती है, तो किसी ना किसी विधानसभा में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो नाराज हो जाते हैं, बगावत कर देते हैं, दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट खड़े हो जाते हैं। तो ये एक सामंजस्य बैठाना, किसी को नाराज किए बिना अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए सबको इकट्ठा करना राजनीतिक पार्टियों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। वो आपको आने वाले दिनों में हिमाचल में भी देखने को मिलेगा। रूठने और मनाने की कवायद, पार्टी बदलने की कवायद, निर्दलीय खड़े होने की कवायद, ये आपको हिमाचल में देखने को मिलेगी। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर पिछले कई दिनों से जारी है। चाहे हम किसी भी राजनीतिक पार्टी की बात करें, चाहे आम आदमी पार्टी, चाहे कांग्रेस, चाहे बीजेपी, सभी राजनीतिक पार्टियों की बैठकें दिल्ली में लगातार जारी हैं। टिकटों को लेकर, रणनीति को लेकर, टिकटों के आवंटन के साथ साथ रणनीति
किस तरह से चुनाव लड़ा जाएगा, प्लानिंग ये भी दिल्ली में तय होती है और इसको लेकर जो आला नेता हैं अपनी अपनी पार्टियों के, वो इस बैठक को लेते हैं, रणनीति तैयार की जाती है। क्या लोग जनता के बीच में वोट मांगेंगे तो किस मुद्दों के साथ मांगेंगे, अगर सत्ता पक्ष की पार्टी है, अगर बीजेपी के लोग हिमाचल में जब वोट मांगेंगे तो क्या खूबियां गिनाएंगे। जाहिर तौर पर बात है कि कल जिस तरह से प्रधानमंत्री ने हिमाचल में कई सौगात दी हैं, वो सबसे ज्यादा हिमाचल में चुनाव के दौरान ये छाए रहने वाला है। तो वहीं कांग्रेस जब बीजेपी के पर वार करेगी, राजनीतिक वार करेगी, तो कमियां गिनाएगी। पिछले 5 सालों में क्या कमियां हुई लगातार, जिस पर हम चर्चा भी कर रहे हैं, वो कमियां गिनाने की कोशिश करेगी। तो वहीं आम आदमी पार्टी चूंकि इस बार हिमाचल में किस्मत आजमा रही है, तो वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों पे ही वार कर रही है शुरू से, और हिमाचल की जनता को कह रही है कि पिछले कई सालों से बीजेपी और कांग्रेस मिलकर सरकार चला रहे हैं। 5 साल बीजेपी सरकार चलाती है, 5 साल कांग्रेस सरकार चलाते हैं, और ऐसे में हिमाचल की जनता को धोखा दिया जा रहा है। तो ये आम आदमी पार्टी लगातार बातें हिमाचल में कर रही है। तो अब जनता, चूंकि 12 नवंबर वो तारीख है जब हिमाचल की जनता को फैसला करना है कि वो किसको अपना वोट देगी, तो 12 नवंबर का दिन पूरा अहम है राजनीतिक पार्टियों के लिहाज से भी और हिमाचल की जनता के लिहाज से भी, क्योंकि वक्त आ गया है उनको अपने उम्मीदवार को चुनने का, अपनी पसंद की पार्टी को चुनने का। तो जितने भी वादे दावे राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं, उसका कितना असर दिखेगा वो 12 तारीख को जब वोटिंग होगी और 8 दिसंबर को जब काउंटिंग होगी, जिस दिन परिणाम आएंगे उस दिन पता चलेगा। पहले तो एक अलग पूरा पहलू जो से समीकरण है, ये भी समझने की कोशिश करते हैं, अरुण जी आपके पास आ रहे हैं, हिमाचल की जनता का मूड कहें या नेचर कहें किस तरह का होता है, क्योंकि सरकार हर बार बदलती रहती है और ये सभी राजनीतिक पार्टियां मानकर चलती हैं। लेकिन एक बात हैरान कर देने वाली है कि जब भाजपा की बात होती है तो नरेंद्र मोदी चेहरा होते हैं, जब कांग्रेस की बात होती है तो सोनिया गांधी को चेहरा बताया जा रहा है। प्रदेश में क्या दोनों पार्टियों के पास एक चेहरा तय करने की अभी हिम्मत नहीं है, या अभी क्षमता नहीं है, या फिर विश्वास नहीं है? देखिए शारदा, आपकी इस सवाल का जवाब दूं, लेकिन उससे पहले मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। ये जो जिक्र हो रहा है कि दिल्ली से अब सब कुछ तय होगा, दिल्ली की डोर हिमाचल की राजनीति की, इस चुनाव की राजनीति को बदलने की कोशिश करेगी तो वो खेल सिर्फ टिकट आवंटन तक का ही जुड़ा हुआ दिखाई देगा। असली वाटरलू, असली बैटल हिमाचल प्रदेश के अंदर इन दोनों राजनीतिक दलों को, या आम आदमी पार्टी को कहें तीसरे दल के रूप में, उनको यहाँ हिमाचल प्रदेश के अंदर लड़नी पड़ेगी, जहां वो जनता तक पहुंच के अपनी बात को उनके दिलों तक उतारने की कोशिश करेंगे। तो टिकटों तक का आवंटन का खेल दिल्ली की डोर से बंधा जरूर नजर आएगा, और उसी खेल में कांग्रेस और भाजपा का है। लेकिन भाजपा का एक बहुत बड़ा फर्क है। देखिए, आपने इससे पहले देश भर के चुनाव देखे होंगे तो भाजपा का एक खेल देखा होगा टिकटों को लेकर, और खासतौर पर जहां पर वो सत्ता में रहती है, वो नाराज एंटी इनकम्बेंसी को चेहरे बदलकर तोड़ देती है। और हिमाचल प्रदेश में भी लगभग यही माना जा रहा है कि जो भाजपा के पुराने लड़े हुए चेहरे हैं उनकी एक तस्वीर बदलती हुई, यहां तक कहा जा रहा था कि कुछ मंत्रियों तक के टिकट कट सकते हैं, और ऐसे नेता जिनकी रिपोर्ट, ग्राउंड रिपोर्ट, खुफिया रिपोर्ट, वो जो चाहे आला कमान है, चाहे संघ का है, चाहे राज्य सरकार का है, उन रिपोर्ट में जिनकी तस्वीर साफ होती नजर नहीं आई, भाजपा उनको टिकट देने वाला नहीं है। और भाजपा का आला कमान इतना सशक्त है कि अगर वो कोई फैसला लेता है तो उसके खिलाफ आवाज बुलंद होती हुई बहुत मुश्किल नजर आएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी। जिन लोगों को नहीं मिलेगी और जिनकी उम्मीद ये बिल्कुल टूटती नजर आएगी, वो विद्रोह करते भी हिमाचल में जरूर नजर आएंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए इसी टिकट की लड़ाई के खेल के साथ हम देख सकते हैं दिल्ली में लड़ाई इसी बात की हो रही है। हर्ष महाजन का जाना यही बात तय करता है। आशा कुमारी भले ही कहें हम एकजुट हैं, लेकिन ये एकजुट टिकटों के खेल तक में दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम इन बातों को लेकर बराबर इस बात को जरूर कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा की सबसे पहली लड़ाई, बैटल जो जीतनी होगी, वो टिकट के चेहरों के ऐलान के साथ ही किसको बढ़त मिलती दिखाई देगी वो तय हो जाएगा। और भाजपा साफ तौर पर हमारे को दिखाई देती है कि वो चेहरे बदलकर अपनी राजनीति को आगे बढ़ाएगी। जहां तक हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा के चेहरों के किस चेहरे के साथ आगे बढ़ना चाहती है, भाजपा पहले साफ कर चुकी है। पहले लगातार सवाल उठते रहे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर खुद दिल्ली जब जाते थे तो कहा जाता था शिमला में उनकी कुर्सी हिलने वाली है, और तब हंसी के मजाक में खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कहते थे मैं कहीं नहीं जाने वाला, 5 साल राज करूंगा। अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वरद हस्त उनके साथ बराबर दिखाई देता रहा है, और एक खुशी, एक चेहरा, एक सुकून जयराम ठाकुर के चेहरे पे भी हमें दिखाई दिया है। और भाजपा ये साफ कर चुकी है कि वो ही
इन चुनावों में, कम से कम इन चुनावों में जयराम ठाकुर ही हिमाचल का चेहरा रहेंगे। और ये माना जा सकता है कि अगर जयराम के उसमें रिपीट करती है तो उन्हें बदला जाना भाजपा के लिए भी आसान नहीं होगा। वक्त बताएगा कि आखिर भाजपा पार्टी इसको लेकर क्या तय करती है। लेकिन कांग्रेस में तो अभी वर्चस्व की लड़ाई है। वीरभद्र सिंह के जाने के बाद कौन नेता इस बड़ी कुर्सी के लिए होगा, उसकी एक बड़ी लड़ाई है। और उसी की बड़ी लड़ाई के साथ टिकट आवंटन में किसके चेहरे साथ होने चाहिए वो हमें दिखाई देती है। यूं ही नहीं है हर्ष महाजन का जाना, एक और बात जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि जब कांग्रेस की गुटबाजी की बात होती है या फिर कांग्रेस की आंतरिक लड़ाइयों की बात होती है, उस बीच वीरभद्र सिंह का एक ऐसा नाम था जिनकी राजनीति बिल्कुल अलग तरह से होती थी। उसका ही इसके साथ हम जिक्र चाहेंगे कि अब कैसे हालात बदल गए हैं। देखिए शारदा, बहुत बड़ा सवाल। बीते 3 दशक की राजनीति अगर देखेंगे, अगर आपको याद होगा हिमाचल प्रदेश में ठाकुर रामलाल मुख्यमंत्री हुआ करते थे। 1980-82 का ये दौर था। 83 में वीरभद्र सिंह को केंद्र की राजनीति से हिमाचल भेज दिया गया और 83 से लेकर ये उनके अवसान तक का वो समय रहा। एक बड़ी उम्र, अपनी लंबी बीमारी के बावजूद भी वो जद्दोजहद करते दिखाई दिए। ये जद्दोजहद हिमाचल प्रदेश में आम जनता की पीड़ा के साथ जुड़े हुए उनके एक बहुत बड़े वोट बैंक का, एक बहुत बड़े नेता के रूप में जरूर दिखाई दिया। लेकिन एक बड़ी लड़ाई वो दिल्ली में आला कमान के साथ लड़ते दिखाई दिए। सोनिया गांधी जब कांग्रेस की आला कमान थी तब भी ऐसे कई मौके आए। हमने यहाँ पर देखा है जब मुख्यमंत्री के ऐलान को लेकर कभी विद्या स्टोक्स का नाम आगे आया, जब एक बार ये लगने लगा कि सुखराम यहाँ के मुख्यमंत्री बना दिए जाएंगे। लेकिन वीरभद्र सिंह के आगे की राजनीति की सोच, उनकी परख और उनके नेताओं पर यहाँ पर पकड़, उसने आला कमान के फैसलों को बदलने की राजनीति भी दिखाई। और यही एक बड़ी बात पूरे देश के भीतर कांग्रेस की राजनीति के अंदर कहेंगे तो बड़े चेहरे आपको नहीं दिखाई देंगे। अर्जुन सिंह वो कोई बहुत बड़ा बवाल इसको लेकर रुकावट जो है वो अपने आला कमान के सामने नहीं कर पाए। नारायण दत्त तिवारी जैसा चेहरा उनके मुकाबले में वो इस तरह का असर नहीं दिखा सका। तो वीरभद्र सिंह एक चेहरा, एक अपवाद जरूर कांग्रेस की राजनीति में हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री और इसकी कुर्सी से जुड़े रहने के जरूर हमारे को दिखाई देते रहे हैं। लेकिन अब वो तस्वीर है नहीं, वीरभद्र सिंह है नहीं, इतना बड़ा चेहरा कोई है नहीं जो आला कमान के साथ इस तरह की लड़ाई लड़ सकेगा। अब तो आला कमान हमारे साथ बीजेपी नेता रणधीर सिंह इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आप भी उनसे सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन इस वक्त रणधीर जी आपका स्वागत है और इसके साथ ही हमारा सवाल आपसे यह है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हिमाचल में हो चुका है। सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे, किस तरह की तैयारी? भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। चुनाव आयोग के निर्णय का स्वागत करती है और हमें पूरा विश्वास है कि हमारी डबल इंजन सरकार ने प्रदेश हित, जनहित में इतना ज्यादा काम किया है कि हम हिमाचल प्रदेश में फिर से बहुमत प्राप्त करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। अभी अभी आशा कुमारी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी थी और वो कह रही थी कि जो इस सरकार में कामकाज हुए हैं वैसे पहले कभी नहीं हुए। हमारे साथ अरुण उनियाल जी हमारे ब्यूरो चीफ भी हैं, वो आपसे कुछ सवाल लेना चाह रहे हैं। रणधीर जी, रणधीर जी, सूर्य समाचार में स्वागत आपका। धन्यवाद जी, धन्यवाद अरुण जी। हेलो रणधीर जी, बिल्कुल सही बात है। आपको तो ऐसा लगेगा डबल इंजन के वायदा, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को कह चुके हैं, डबल इंजन के विकास के मॉडल के साथ भाजपा उतरना चाहती है। लेकिन कांग्रेस तो अलग सवाल खड़े कर रही है। वो कह रही है इन 5 सालों में तो फिजूल खर्ची करने के बाद 70,000 करोड़ रुपए का आपने कर्ज का बोझ हिमाचल को दे दिया। और वो जो जनता का पैसा था, प्रियंका गांधी ने आज एक बात को बिल्कुल साफ किया, ये पैसा जो जनता का पैसा था उसको नेताओं के अपने दौरों के ऊपर भाजपा पार्टी ने खर्च कर दिया। वो एक बात को और कह रही थी, बेरोजगारों की लंबी फौज और ओपीएस के जैसे मुद्दे के ऊपर उन नेताओं तक मिलने के लिए नहीं जाते। दो महीने से सड़कों पर बैठे हैं और अपनी मांग को सरकार के सामने रखना चाहते हैं। आपको लगते हैं ये सवाल? देखिए, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को इस तरह के आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश पर जो 70,000 करोड़ का ये कर्ज बता रहे हैं उसमें से अधिकतर कर्ज कांग्रेस सरकारों के समय लिया गया है। दूसरा, जो ये बेरोजगारों की फौज कह रहे हैं वो भी इन 5 सालों में तैयार नहीं हुई। उसके पीछे भी कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान है
क्योंकि अधिकतर समय कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने ही काम किया। रणधीर जी, इन 5 सालों में जहाँ तक बेरोजगारों की ये- संख्या में जहाँ कमी तो तक आई ये होगी, आप हमें वो भी गिनवा नेताओं सकते के हैं? दौरों की बात कर रहे हैं, ये भूल रहे हैं कि इनके मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह सुप्रीम कोर्ट में अपने केसों की लड़ाई लड़ने के लिए सरकारी हेलीकॉप्टर लेकर जाते आते रहे और उसका ब्यौरा कभी तक इन्होंने जनता के सामने नहीं रखा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हिमाचल प्रदेश में एक समान विकास भी किया है और समाज के हर वर्ग के लिए अलग अलग राहत की लाभ देने वाली योजनाएं चलाई। रणधीर जी, चुनाव प्रचार के लिए जब आपकी पार्टी के नेता जाएंगे, कौन सी बातें रखने वाले हैं? और इसके साथ ही, क्योंकि आप कह रहे हैं कि पिछले सालों में जब कांग्रेस ने बेरोजगारी को बढ़ाया है, कर्ज को बढ़ाया है, पिछले 5 सालों में भाजपा ने उसे कितना कम किया, ये भी जरा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने जो रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं, सरकारी नौकरियों में खाली पदों को भरा है और हमारे पास अनेक मुद्दे हैं जी। हमारी इन 5 साल की सरकार के समेत 32 लाख लाभार्थी हैं जिन्हें केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का कोई ना कोई लाभ मिला है। और वैसे बिजली के बिल और पीने के पानी के बिल माफ करने से तो 90% लोग लाभान्वित हुए हैं। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा ये है, और जो आज केंद्र सरकार के सहयोग से जो विकास के नए आयाम खड़े हो रहे हैं, बिलासपुर के अंदर एम्स, हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग कॉलेज, 4 लेन सड़कों का निर्माण, रेलवे लाइनों का निर्माण, वंदे भारत रेलवे ट्रेन, वर्ल्ड ड्रग पार्क, ऐसे अनेक इतने विकास के नए आयाम हैं जिनके आधार पर हम जनता के बीच जाएंगे और जनता पूर्ण समर्थन देकर पूर्ण बहुमत के साथ हमारी सरकार बनाएगी। आपकी पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों का ऐलान कब तक हो जाएगा सर? टिकटों का बंटवारा, क्या जानकारी? अभी से पार्टी की प्रक्रिया शुरू होगी। जल्द ही प्रदेश चुनाव समिति की बैठक होगी और प्रदेश चुनाव समिति जो है वो नामों को केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को रिकमेंड करेगी और उसकी बैठक में टिकटें फाइनल हो जाएंगी। जी, अरुण उनियाल जी, आप कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं? हाँ, मैं रणधीर जी से सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूं। देखिए, बड़ी बातें गिनाई, मोदी डबल इंजन सरकार की वो बात कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने एक छोटा लेकिन बड़ा वाजिब सा सवाल किया है। कांग्रेस ने कहा है ये वंदे मातरम एक्सप्रेस ट्रेन तो पहुंच गई, लेकिन रेल की लाइन, रेल की पटरी वो ही है। 1998 से लेकर भाजपा की 5-5 साल बाद बदलती सरकार हमने यहां पर देखी है और अनुराग ठाकुर का एक सपना रहा है रेल ट्रैक को बढ़ाने का, लेकिन ये रेल की पटरी बढ़ी नहीं, सिर्फ ट्रेन बदल गई, ये कांग्रेस का आरोप है। आपको लगता है राजधानी शिमला से आगे अब तक ट्रेन नहीं बढ़ी? हमारी कांगड़ा तक जाने वाली नैरो गेज की ब्रॉड गेज होना, वो कहीं तस्वीर सामने नहीं दिखाई दिया। तो आप ये कह सकेंगे रेल की पटरी तो बढ़ी नहीं, सिर्फ रेल के तीव्र गति की रेल को देने के बाद हिमाचल के प्रदेश के लोगों का मन बदल जाएगा, वो भी बॉर्डर एरिया तक सीमित जो है? ये जो रेलवे लाइन है हम भी पहुंची है, ये अनुराग ठाकुर जी के प्रयासों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ही देन है। और दूसरा, हमारे बनूपली बरमाणा रेलवे लाइन 2014 में मोदी जी की सरकार बनने पर बजट मिला था। आज युद्ध स्तर पर काम चला है, 7 सुरंगें बन गई हैं, 9 सुरंगों के निर्माण का काम युद्ध स्तर पर चला है, 20 किलोमीटर ट्रैक के भी टेंडर हुए हैं, उसका भी काम चल रहा है। ये रेलवे लाइन को, रेलवे विस्तार को दी गई गति है जो अनुराग ठाकुर जी के प्रयासों से जिला बिलासपुर में मिल रही है। और हमीरपुर तक रेलवे लाइन को भी उन्होंने सैद्धांतिक मंजूरी बजट के अंदर दिलवाई है। रणधीर जी, वीरभद्र सिंह और धूमल 2 बड़े नेता रहे हैं और 2 बड़े नेता विकास के नाम पर हिमाचल में सत्ता नहीं ला पाए। जयराम मुख्यमंत्री भले ही ये कह रहे हैं एक आम छोटा सा चेहरा ये बदलाव करेगा, लेकिन आपको लगता है विकास के जिस मॉडल के साथ बढ़ने के बाद आप कह रहे हैं चुनाव जो है वो विकास के मॉडल पर डबल इंजन की सरकार के उस पर रखा जाएगा, इस बार कुछ बदल जाएगा जो 2 दशकों में नहीं हुआ? आपको क्यों लगता है विकास के मॉडल के ऊपर एक बड़ी जीत जो है वो भाजपा ले लेगी? देखिए, जब आदरणीय धूमल जी मुख्यमंत्री थे और उस समय सरकार पीट करने वक्त केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी,
परंतु अब सौभाग्य हमारा ये है कि हिमाचल में हमारी सरकार ने रिपीट नहीं कर पाई। मेरा सवाल तो सीधा सा है, रिपीट नहीं कर पाना। केंद्र सरकार के सहयोग से अनेक योजनाएं चलाई हैं और आज लोगों को उम्मीद है कि जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, वो हिमाचल को अपना घर मानते हैं, इसलिए मोदी जी के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में अगर विकास को आगे बढ़ाना है, विकास के और नए आयाम खड़े करने हैं, तो फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाना है। ये एक मुख्य कारण रहेगा और वर्तमान सरकार की अपने स्तर पर की गई उपलब्धियां, मुख्यमंत्री जी का ईमानदार स्वच्छ छवि वाला चेहरा, ये सब हमारे लिए जो है वो सरकार पीठ करने में सहायक सिद्ध होंगे। रणधीर जी, एक सवाल और आपसे यानी हम ये माने कि धूमल जी ने के वक्त में विकास नहीं हुआ। मैंने कहा यानी हम ये माने कि धूमल जी के वक्त में विकास नहीं हुआ, शांता कुमार जी के वक्त में विकास की बात नहीं हुई, परंतु केंद्र में कांग्रेस की सरकार का सहयोग नहीं था। हिमाचल केंद्र की ओर देखता रहता है। केंद्र की सरकार हिमाचल में होने के कारण थोड़ी दिक्कत रही है। उस समय भी हमारी पार्टी ने 26 विधायक जीते थे, बहुत हम सरकार बनाने के करीब जा पहुंचे थे, परंतु अब तो केंद्र में हमारी सरकार है, केंद्र का भरपूर सहयोग मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिमाचल को अपना घर मानते हैं, बिन मांगे तोहफे पर तोहफे हिमाचल को वो देते रहते हैं। इसलिए जो है मोदी जी के काम को और भारतीय जनता पार्टी के नाम पर यहाँ जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। चलिए, शुभकामनाएं रणधीर जी, शुभकामनाएं। चुनाव के मतदान का ऐलान हो चुका है, कब इसके नतीजे आएंगे ये ऐलान हो चुका है। चुनावों में आप जा रहे हैं, भाजपा को और आपको इसके लिए शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया रणधीर जी हमसे बातचीत करने के लिए, सूर्य समाचार से बातचीत करने के लिए। लेकिन अरुण जी, एक और सवाल ये होता है कि जब बीजेपी को लेकर हम सवाल कर रहे हैं, पार्टी में चेहरे को लेकर क्या इतना आश्वासन दिया जा सकता है बीजेपी की तरफ से भी कि हम किस चेहरे के साथ आगे बढ़ रहे हैं नरेंद्र मोदी के अलावा, या पार्टी में अंदरूनी गुटबाजियों का जो जिक्र आशा कुमारी जी कर रही थी वो अपने आप में एक अलग मुद्दा हो जाता है पार्टी के लिए? देखिए, हिमाचल प्रदेश की बात अगर हम करेंगे या भाजपा की हम पूरे देश के भीतर की बात करेंगे, तो एक सशक्त आला कमान का चेहरा, जिसको हम पहले कहा करते थे भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा पर चलने वाली राजनीतिक पार्टी है, भाजपा अपने होने का दावा करती थी। एक वक्त ऐसे लगने लगा कि ये चीज तस्वीर बदल रही है, लेकिन आज के दौर में अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी का आला कमान, राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, ये एक ऐसी टीम नजर आती है जहां विद्रोह की गुंजाइश बहुत कम है। और ये सिर्फ हिमाचल की तस्वीर नहीं है, आप पूरे देश भर के अंदर भीतर देखेंगे, चाहे वो उत्तराखंड था, चाहे वो दूसरे राज्य रहे हों, वो तस्वीर हमें जरूर दिखाई देती रही है। और यही वजह है कि जब जयराम सरकार के चेहरे के ऊपर सवाल उठने शुरू हुए, बराबर ये लगने लगा कि जयराम की अपनी खुद की इमेज की वजह से उनको हटाए जाने तक के सवाल उठने लगे, तो प्रधानमंत्री पीठ पर उनका हाथ रखकर आगे बढ़ते दिखाई दिए। और वही सबल संदेश जो है हिमाचल प्रदेश में आज भाजपा की तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जयराम सरकार के चेहरे के ऊपर है। और यही वजह है कि इसको बराबर कहा जा रहा है कि सिर्फ जयराम सरकार के चेहरे के ऊपर ही भाजपा चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस नहीं। कांग्रेस के भीतर भले ही चेहरे की बात नहीं की जा रही, लेकिन भाजपा ने इस बात को साफ कर दिया है। और उसके बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, हम लगातार एक बात को कह रहे हैं, हम बराबर ये मान रहे हैं कि अगर सत्ता वापसी होती है तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ही रहने वाले हैं। चुनाव हार जाते हैं तो निश्चित तौर पर दूसरा दल का मुख्यमंत्री होगा, लेकिन अगर चुनाव जीत जाते हैं आज की परिस्थितियों में, आज के मौके के ऊपर, लेकिन वो चेहरा जयराम ठाकुर रहने वाले हैं, उनको हटाना इतना आसान नहीं होगा। हाँ, इस बात का आंकलन जरूर लगाया जा रहा है। ये कयास क्यों लगाए जाते हैं? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा है, कितने वक्त वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे? क्या उसके बाद वो केंद्र की राजनीति में रहना चाहेंगे या हिमाचल में आना चाहेंगे? दूसरा बड़ा चेहरा अनुराग ठाकुर का है। बराबर इससे पहले यह माना जाता था क्या जयराम के चेहरे को हटाकर अनुराग ठाकुर को हिमाचल में लाकर सत्ता वापसी की कोशिश हो सकती है, लेकिन वो बात बनती नहीं दिखाई दी। प्रधानमंत्री फिर जयराम ठाकुर के साथ खड़े होकर दिखाई दिए। तो दोनों राजनीतिक दलों के भीतर का फर्क जरूर है, लेकिन डिसिप्लिन पार्टी, एक सशक्त आला कमान के रूप में जिस तरह से भाजपा आज खड़ी दिखाई दे रही है,
लगभग लगभग उसी राह पर अब कांग्रेस का आला कमान, क्योंकि वीरभद्र सिंह जैसा नेता यहां पर नहीं है, तो अब उसी रूप में आपको कांग्रेस का आला कमान भी जरूर दिखाई देगा। बिल्कुल ठीक है, बने रहे हमारे साथ। राज, आपके पास आ रहे हैं। जब हम हिमाचल की सियासत की बात करते हैं तो उसे हरियाणा और पंजाब से क्या किसी भी तरीके से कंपेयर किया जा सकता है? क्योंकि पंजाब की जो सियासी परिवर्तन हुआ है उसकी शायद किसी ने कल्पना नहीं की थी। इतना बड़ा फेरबदल हो गया, बड़े से बड़े चेहरे हार गए, और उसके बाद जो पार्टी ने बदलाव देखा, आम आदमी पार्टी ने खासतौर पर, वो अपने आप में अनोखा था। और उसके बाद जो हमने एग्रेशन देखा आम आदमी पार्टी का, तुरंत बाद हरियाणा में, हिमाचल में रैली होती है, लेकिन अब वो शायद सब कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, और जो बात आपने की कि क्या हम कंपेयर कर सकते हैं हरियाणा से, तो आप फिर भी कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन पंजाब के चुनाव हमेशा बिल्कुल अलग रहते हैं। और देश की राजनीति को अगर आप देखेंगे तो पंजाब और वेस्ट बंगाल, ये दो स्टेट्स ऐसे जो बिल्कुल अलग देश की राजनीति से चलते हैं, तो इन्हें छोड़ना होगा। यहाँ पर क्या हुआ उसे भूलना होगा और आगे बढ़ना होगा। आम आदमी पार्टी की आप बात करेंगे तो वो अपने आप को नेशनल पार्टी बनाने की तरफ लगातार जुटे हुए हैं, और इस तरफ आप कह सकते हैं कि काम भी चल रहा है। और इसीलिए आप कह सकते हैं कि अपने आप को एस्टैब्लिश करने की कोशिश उन्होंने उत्तराखंड में भी की, हिमाचल प्रदेश में करना चाह रहे हैं। उत्तराखंड में फेलियर पूरे तरीके से रहा, और हिमाचल प्रदेश में क्या रहेगा ये कुछ वक्त में आपके सामने आ जाएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आम आदमी पार्टी यहाँ पर नज़र नहीं आती। बहरहाल अगर आप कंपेयर करेंगे चुनावों को, तो आप हरियाणा और हिमाचल में एक समानता ज़रूर पाते हैं कि यहाँ पर सैनिक बहुत ज़्यादा है, और आपको तकरीबन हर घर से एक सैनिक कुछ इलाकों में मिल जाता है। तो ऐसे में कंपेयर किया जा सकता है, लेकिन हिमाचल को हरियाणा से कंपेयर किया जा सकता है। और हरियाणा में हम देख चुके हैं कि आम आदमी पार्टी का कुछ ज़्यादा किरदार रोल रहा नहीं। आदमपुर उपचुनाव है, वहाँ पर भी अभी तक बहुत ज़्यादा ऐसा रोल उनका नज़र नहीं आ रहा। हालांकि हम देख चुके हैं कि हरियाणा में दो सीएम, जो दो ही सीएम आम आदमी पार्टी के, उन्हें भी उतारा गया था। क्या हिमाचल के लिए भी कोई ऐसे प्लान्स है कि आप हिमाचल में जाकर रैलियां करने वाले हैं, जो अब तक देखने को तो नहीं मिला? डिजिटली आपने ज़रूर कोशिश की थी, केजरीवाल को हमने देखा था, लेकिन आप ग्राउंड पर नहीं जा रहे हैं। अब क्यों नहीं जा रहे हैं? कि आपको डर है कि लोग वहाँ पर नहीं जुटेंगे आपके लिए? और अगर आप कॉन्फिडेंट है तो फिर आप गए क्यों नहीं? ये तमाम सवाल है शारदा, जो चलेंगे चुनावों के दौरान साथ साथ। और हम देख रहे हैं कि अपनी शक्ति प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी आज प्रियंका गांधी के माध्यम से करती नजर आई, और बीजेपी लगातार नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह तक लगातार इसमें डटी रहती है। दूसरी तरफ जगत प्रकाश नड्डा और अनुराग ठाकुर, जिनका गृह स्टेट हिमाचल प्रदेश, वो लगातार आते रहते हैं, जनसभाएं और रैलियां वो लगातार लोगों के बीच में रहते हैं, उन्हें संबोधित करते रहते हैं। तो ये सीधा सीधा आप समीकरण समझ सकते हैं कि हरियाणा और हिमाचल को कंपेयर किया जा सकता है, पंजाब से नहीं। जी बिल्कुल। और इसके साथ ही विनय, कुछ परिवर्तन हम चाहेंगे जो अब की बार किए जा रहे हैं हिमाचल चुनाव को लेकर, उनका जिक्र आपसे चाहेंगे कि हिमाचल में बड़ी संख्या में कुछ वोटर्स ऐसे हैं जो 100 साल से ऊपर जिनकी उम्र है, उनके लिहाज से बताया जा रहा है कि उनके घर पर जाकर वोटिंग की सुविधा होगी। क्या इसके अलावा कोई और फेरबदल हिमाचल के पृष्ठभूमि को देखते हुए? देखिए, चुनाव आयोग ने जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि 80 साल से ज़्यादा उम्र के जो मतदाता हैं, कोई कोविड पेशेंट है या फिर कोई दिव्यांग पेशेंट है, उनके पास विकल्प रहेगा कि क्या वो अपना वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ आना चाहते हैं या फिर अपने घर पर ही पोल करवाना चाहते हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि इसमें किसी तरह का किसी पे दबाव नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 80 साल से ज़्यादा है और वो मतदाता है और साथ ही साथ कोविड पेशेंट है या फिर दिव्यांग है, तो उसके घर चुनाव आयोग जाएगा, बाकायदा वोटिंग की वीडियो रिकॉर्डिंग। और ये अपने आप में अनोखी बात होगी कि हिमाचल की जनता का इस वक्त मूड क्या है, उस पर सूर्य समाचार की भी लगातार नजर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया।